हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर एक लेके आए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, सर ये टॉपिक आपने नेशनल इनकम में कवर नहीं किया। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखो, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब हम जीडीपी की वैल्यू को मेजर करते हैं एट करंट ईयर प्राइस, तो हम उसे बोल देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। देखो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं जीडीपी की वैल्यू करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं इसको सिंपली बोलूंगा जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। क्या है ये? इट इज द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज produced by an economy during a year and estimated at current price। भाई मान लीजिए मैं 2021-22 के लिए जीडीपी की वैल्यू मेजर कर रहा हूं, और मैंने अगर जीडीपी की जो करंट ईयर प्राइसेस हैं, जीडीपी को मेजर करने के लिए 2021-22 की जो करंट प्राइसेस हैं उन्हीं को लिया, तो मैं इसको बोलूंगा जीडीपी एट करंट प्राइस और इसी को बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। अब आता है सर ये रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी देखिए, आप लोगों को पता होगा इंडिया के अंदर हम बेस ईयर किसको लेके चलते हैं? 2011-12 को। अब मान लीजिए मैं जीडीपी की वैल्यू मेजर करता हूं और प्राइसेस कौन सी लेता हूं? बेस ईयर प्राइसेस 2011-12 की प्राइसेस, तो मैं उसको बोलूंगा रियल जीडीपी। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी क्या मतलब हुआ? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है? when we measure the value of GDP at base year price, we call it real GDP or GDP at constant price। बड़ा सिंपल सा है मेरे बच्चे। अगर मैंने करंट ईयर प्राइस पे जीडीपी की वैल्यू निकाली तो वो क्या है? नॉमिनल जीडीपी। जब मैंने बेस ईयर प्राइस पे जीडीपी की वैल्यू मेजर की, बेस ईयर प्राइस कौन सी है? 2011-12, तो मैं उसको बोलूंगा रियल जीडीपी। अब यहां पे अगला पॉइंट आता है, सर इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल भी आया हुआ है 2019 में, हमें क्या क्वेश्चन आया था? जीडीपी एट करंट प्राइस दिया हुआ था और हमें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू लर्न, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। यानी पेपर में आपको टीचर ने क्या किया? जीडीपी एट करंट प्राइस दिया था और जीडीपी एट आपको और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया था, और आपने क्या निकालना था? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो आपने फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। अच्छा, इसको वैसे भी लिख देते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100, अगेन इट इज इक्वल टू रियल जीडीपी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। कई बार टीचर पूछ लेता है व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? तो जीडीपी डिफ्लेटर मेरे बच्चे वन एंड द सेम थिंग, प्राइस इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। आप ये फॉर्मूला भी अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी कंसेप्ट अगर आ जाए, पेपर में रियल जीडीपी दिया है, आप नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हो, नॉमिनल दिया है रियल निकाल सकते हो। और अगर नॉमिनल रियल दोनों दिया हुआ है और टीचर कहता है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये तीन फॉर्मूलाज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। दो ही फॉर्मूलाज है, मतलब इसमें मैंने नॉमिनल जीडीपी लिख दिया है और उसको मैंने रियल जीडीपी लिख दिया। अदरवाइज दीज आर द फॉर्मूलाज, वेरी सिंपल। और अगर आप एक फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं, दिस वन, प्राइस इंडेक्स और रियल जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100, तो आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए सपोज कीजिए टीचर ने बोला नॉमिनल जीडीपी निकालो, तो वो कैसे निकलेगा? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100, तो यू आर एबल टू कैलकुलेट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, रियल जीडीपी कब इक्वल होता है नॉमिनल जीडीपी के? सो वेरी सिंपल, अगर प्राइस में कोई चेंजेस ना आए, यानी जो बेस ईयर प्राइस थी वही आज करंट ईयर में प्राइसेस हो, यानी प्राइस इंडेक्स रिमेन सेम, नो चेंज इन प्राइस इंडेक्स, तो हम बोलेंगे both will be equal to each other. Real GDP will be equal to nominal GDP when there is no change in price index. Means price in current year is equal to price in base year.
तो माइंड वन थिंग, तब दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। आइए हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकली भी करके देखते हैं, आपको कैलकुलेट करना भी आ जाएगा। अब मान लीजिए टीचर ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जीडीपी एट करंट प्राइस एंड साथ में दिया हुआ है प्राइस इंडेक्स। टीचर कहता है कैलकुलेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्या मेजर कीजिए? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मींस टीचर इज आस्किंग टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं इसको हम? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे बच्चे? वेरी सिंपल, इट विल बिकम जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब जीडीपी एट करंट प्राइस कितना दिया हुआ है? 2,50,000 और यहां पे प्राइस इंडेक्स कितना है? 100 और हमारे पास इनटू 100 हमने किया तो माय डियर लुक हियर, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 2,50,000। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी क्या आ रहा है? 2,50,000 और जीडीपी एट करंट प्राइस भी क्या है? 2,50,000। यानी ये बात क्लियर हो गई, व्हेन प्राइस इंडेक्स रिमेन सेम, मतलब उसकी वैल्यू 100 ही रही। आपको पता है हमेशा जो शुरू में बेस ईयर प्राइस इंडेक्स होता है हम उसे 100 लेके चलते हैं। इफ द वैल्यू इज 100 इट मींस इट इज सेम, कोई इसमें चेंज नहीं आया, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यस, नॉमिनल जीडीपी कैन बी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। कब? When price index increases, जब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो सर नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी, रियल जीडीपी की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइस इन करंट ईयर इज ग्रेटर देन प्राइस इन बेस ईयर। बस सिंपल सा कंसेप्ट, अगर बेस ईयर में जो प्राइस थी करंट ईयर में प्राइस उससे ज्यादा है तो क्या होगा? हमारा नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू रियल जीडीपी की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो आइए देखते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। लुक हियर, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पे जीडीपी एट करंट प्राइस दिया हुआ है आपको 2 लाख, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120 सॉरी। अब अगर मान लीजिए मेरे को निकालना है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी मेरे को क्या निकालना है? रियल जीडीपी। तो फॉर्मूला आपका फिर वही लगेगा, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स into 100. It means 2 lakh divide by 120 into 100. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 1,66,666.66। यानी क्लियरली आप देख सकते हैं कि अब जो रियल जीडीपी है उसकी वैल्यू कम आई है। कितनी आई है? 1,66,666, जबकि नॉमिनल जीडीपी कितना है? 2 लाख। तो क्लियर हो गया कि नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा है इससे। कब? व्हेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस, उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है। अब तीसरा केस एक और देखते हैं, क्या नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू रियल जीडीपी से कम हो सकती है? यस, हो सकती है। जब प्राइस इंडेक्स गिरे, अगर उसकी वैल्यू 100 से कम है, इट डिक्रीजेस, तो रियल जीडीपी की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कम होगी। यानी प्राइस इन करंट ईयर शुड बी लेस देन प्राइस इन बेस ईयर। अगर करंट ईयर प्राइसेस कम है, बेस ईयर प्राइसेस ज्यादा थी, प्राइस इंडेक्स की वैल्यू गिर रही है, तो माय डियर नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू रियल जीडीपी की वैल्यू से कम होगी। आइए इसको भी देख लेते हैं, लेट अस सी। मान लीजिए अगेन आपको दिया हुआ जीडीपी एट करंट प्राइस 3 लाख एंड प्राइस इंडेक्स इज 80। तो मैं अगर यहां से रियल जीडीपी निकालूं, अब ये क्या दिया हुआ है? नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है। नॉमिनल जीडीपी मींस जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो माय डियर इफ आई पुट द वैल्यू 3 लाख डिवाइड बाय 80 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 3,75,000। अब क्लियरली आप देखिए रियल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है 3,75,000 और करंट जो हमारा प्राइस जीडीपी एट करंट प्राइस है, नॉमिनल जीडीपी उसकी वैल्यू 3 लाख आ रही है।
यानी नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कम आई। कब कम आई? जब प्राइस इंडेक्स गिर रहा है, उसकी वैल्यू 100 से कम है। तो ये चीज हम यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं। लुक हियर, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 120 थी, बढ़ रहा था, उस समय जीडीपी एट करंट प्राइस कितना है? 2 लाख, और ये कितना है? 1,66,666। और जब ये 100 था, 2,50,000, 2,50,000, बोथ आर इक्वल। और जब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू गिरी 80, तो आप देखिए क्या हो रहा है, करंट प्राइस कितनी आ रही है? जीडीपी एट करंट प्राइस 3 लाख है, और नॉमिनल हमारा जो रियल जीडीपी है 3,75,000 आ रहा है। तो आई थिंक वेरी मच क्लियर कि जब प्राइस इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इन दैट केस GDP at current price will be greater than GDP at constant price. When it is 100, both are equal, or when price index less than 100 decreases, then GDP at constant price is greater than GDP at current price. तो याद रखेंगे, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मेजर करना है, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, तो विच इज द बेटर इंडिकेटर? अगर हम बात करें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या जीडीपी एट करंट प्राइस, तो इन दोनों में से बेटर इंडेक्स कौन सा है इफ यू वांट टू सी इकोनॉमिक ग्रोथ? तो माय डियर यहां पे आंसर आता है कि बेस्ट वन इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अगर मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं मेरी इकोनॉमी कितना अच्छे से ग्रो कर रही है, तो बेटर इंडिकेटर कौन सा है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। बड़े ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकली मैंने किसे बनाया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2011-12 जो हमारा बेसिकली बेस ईयर है। मान लीजिए इस समय आउटपुट ही हमारी कंट्री के अंदर 200 यूनिट और प्राइस है 1000 रुपीज। तो आपको पता है जीडीपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो मान लेते हैं कि 200 इंटू 1000, तो 2 लाख रुपीज इज द जीडीपी इन 2011-12। ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया कि 2011-12 में मेरे जीडीपी की वैल्यू क्या थी? 2 लाख रुपीस। अब सर हम चलते हैं आगे। अब मान लीजिए सपोज मैं बात करता हूं 2021-22 की। अब 2021-22 में मेरी प्रोडक्शन कितनी है? सपोज इट इज अगेन 200 यूनिट। मतलब प्रोडक्शन पहले भी कितनी थी? 200 यूनिट, और अभी भी मैंने देखा कितनी है प्रोडक्शन? अगेन इट इज 200 यूनिट। अब मेरे को मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी निकालना है। अच्छा, इस साल जो हमारी प्राइस है कितनी है 2021-22 में? इट इज 2000। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या है, जब मैंने प्राइस कौन सी ली? करंट ईयर की। तो 200 इंटू 2 लाख, तो मेरी ये वैल्यू आ गई जीडीपी की 4 लाख। यानी 4 लाख क्या है? नॉमिनल जीडीपी। जब मैंने जीडीपी की वैल्यू किस पे निकाली है? करंट ईयर प्राइस में। अब मान लीजिए आउटपुट तो मेरी अभी भी 21-22 में कितनी है? 200 यूनिट। मैंने अब प्राइस ले ली 11-12 की, जो कि कितनी थी? 1000 रुपीज। मैंने उसी प्राइस को लिया। अब इस प्राइस पे अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली 200 इंटू 1000, इट इज 2 लाख। ये जो 2 लाख आया है ये क्या है? रियल जीडीपी। मैंने जीडीपी की वैल्यू निकाली किस पे? बेस ईयर प्राइस के ऊपर। अब ध्यान से कंसेप्ट समझिए। अब अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को देखूं फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे को क्या लग रहा है कि पहले प्रोडक्शन कितनी थी? 2 लाख। पहले वैल्यू कितनी थी? 2 लाख रुपीज जीडीपी की, अब हो गई 4 लाख। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो आउटपुट है, जो मेरी जीडीपी है, वो डबल हो गया। उसमें ग्रोथ कितनी हो गई? 100% ग्रोथ हो गई। पहले 2 लाख थी, अब 4 लाख की प्रोडक्शन हो रही है, जीडीपी की वैल्यू 4 लाख आ रही है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल सेंस में देखूं तो भैया आउटपुट में तो कोई, और रियल जीडीपी को मेजर करूं, जब मैं पुरानी प्राइस लूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है? अगेन 2 लाख। यानी ये 2 लाख क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहले भी जीडीपी की वैल्यू 2 लाख थी, आज भी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। अब यहां से समझिए ये क्या दिखा रहा है? एक्चुअली आउटपुट बेसिकली आपकी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को कौन इंडिकेट करता है? आउटपुट। भाई इकोनॉमी के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, तभी तो ग्रोथ हो रही है ना। प्राइस के बढ़ने को तो ग्रोथ नहीं कहोगे। अब यहां पे क्या नजर आ रहा है कि आउटपुट कल भी 200 थी, आज भी 200 है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जीडीपी की वैल्यू पहले भी 2 लाख थी, आज भी 2 लाख है, यानी कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन जब मैंने नॉमिनल जीडीपी से मेजर किया तो वो क्या दिखा रहा है? वो
डबल दिखा रहा है ग्रोथ, वो दिखा रहा है कि पहले 2 लाख जीडीपी था अब 4 लाख हो गया है, 100% ग्रोथ हुई है। तो ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि प्राइस का बढ़ना कभी भी ग्रोथ नहीं होता। आपकी कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, दैट इज द साइन ऑफ ग्रोथ। तो यानी कि पहली लिमिटेशन ये आती है कि जो रियल जीडीपी है ये तभी इंक्रीज होगा जब आउटपुट बढ़ेगी, ट्रू इंडिकेटर। लेकिन नॉमिनल जीडीपी तो तब भी बढ़ेगा चाहे आउटपुट में कोई चेंज ना हो, प्राइस में सिर्फ चेंज हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद थोड़ी सी कमी रह गई होगी तो वो भी क्लियर कर देते हैं। so, मैंने यहां पे लिया सपोज 2021-22 में आउटपुट हो गई 300 यूनिट। कितनी आउटपुट हो गई? 300 यूनिट। अब सर इस समय प्राइसेस कितनी है? करंट ईयर प्राइस 2000। तो मैंने मेजर किया 300 इंटू 2000, तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 लाख। गॉट इट एवरीबॉडी? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब मैं अगर रियल जीडीपी को मेजर करना चाहूं तो मैंने आउटपुट तो ली करंट 300 और प्राइस मैंने ली बेस ईयर की अगेन 1000, तो मेरी वैल्यू आ रही है 3 लाख। 300 इंटू 1000। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वो कहेगा जीडीपी की वैल्यू 3 टाइम हो गई। पहले 2 लाख आउट जीडीपी थी, वैल्यू थी, अब 6 लाख हो गई। 3 टाइम्स इंक्रीज। लगेगा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ कितनी हुई है? दैट इज ड्यू टू आउटपुट। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रोथ देखेंगे रियल जीडीपी से, तो 2 लाख से हुई है 3 लाख, यानी ओनली 50% जीडीपी ग्रोथ हुई है। तो ये ट्रू इंडिकेटर है, ये आपको रियल में बता रहे हैं कि आउटपुट में जो ग्रोथ हो रही है दैट इज बेसिकली ग्रोथ। तो रियल जीडीपी इज ए ट्रू इंडिकेटर। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो तब भी इंक्रीज हो जाएगा जब सिर्फ प्राइस बढ़ रही होगी, आउटपुट में कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। लेकिन रियल जीडीपी कब बढ़ेगा? जब एक्चुअली आउटपुट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, एंड दैट इज ट्रू इंडिकेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलेंगे एक और क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है तो मैं आज जीडीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर देता हूं। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जीडीपी में नॉट बी एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में टॉपिक भी है जीडीपी एंड वेलफेयर। कई बार कहा जाता है कि जो जीडीपी हम मेजर करते हैं, चाहे हम करंट प्राइस में मेजर कर रहे हैं चाहे हम कांस्टेंट प्राइस में मेजर कर रहे हैं, ये वेलफेयर को प्रॉपरली इंडिकेट नहीं करता, नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण ये वेलफेयर को प्रॉपरली इंडिकेट नहीं कर पाता। तो आइए देखते हैं क्या है वो लिमिटेशन, वन बाय। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो, जब हम बताते हैं ना जीडीपी 2 लाख से 4 लाख हुआ या 3 लाख से 6 लाख हुआ, हमें ये नहीं पता लगता हाउ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को शो नहीं करता। अब मान लीजिए मेरी कंट्री के अंदर जो जीडीपी तो बढ़ रहा है, नो डाउट, कल आपकी जीडीपी मान लीजिए 6 लाख था, आज 12 लाख हो गया, तो पता लगा 100% ग्रोथ हो गई। लेकिन अगर उसका फायदा सिर्फ कुछ टॉप क्लास पीपल को हुआ, रिच पीपल को हुआ, उसका बेनिफिट मेरी पूरी इकोनॉमी को नहीं मिला, जो गैप था रिच और पुअर का वो लगातार बढ़ रहा है, तो इन दैट केस इट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। भाई वेलफेयर तो तब बढ़ेगा ना अगर आपका जीडीपी ग्रो करे और उसका बेनिफिट सबको इक्वली हो। लेकिन अगर यहां पे हमने क्या देखा कि हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमने उसमें क्या चीज देखी कि जीडीपी तो बढ़ा लेकिन उसके कारण मेरा जो पुअर पीपल हैं उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो इन दैट केस इट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ माई वेलफेयर। आई थिंक एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता। अगर जीडीपी बढ़ने से हमारी जो गैप है रिच और पुअर का वो कम नहीं हो रहा, उसका फायदा हर पुअर पीपल को नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ टॉप क्लास पीपल को उसका बेनिफिट हुआ, इट इज नॉट ट्रू इंडिकेटर। देन कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी में हमें कभी ये नहीं पता लगता, हम टोटल जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, व्हाट इज कंपोजिशन? एक्चुअली वो प्रोडक्ट क्या है जो आपकी कंट्री के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, जीडीपी तो इंक्रीज हुआ 100%, 200%, लेकिन प्रोडक्ट कौन से बने? अगर वो प्रोडक्ट आपके डिफेंस गुड्स हैं, सिगरेट है, वाइन है, तो क्या ये वेलफेयर इंक्रीज करने वाले हैं? नॉट एट ऑल।
तो लिमिटेशन नंबर 2 ये है कि हमें जीडीपी में ये नहीं पता लगता व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। जो इस जीडीपी के अंदर हमने कैलकुलेट किए अलग अलग प्रोडक्ट को, वो कौन से थे। अब सपोज अगर वो प्रोडक्ट ऐसे हैं लाइक दे आर डिफेंस गुड्स, वाइन, सिगरेट, लीकर, जो चीजें कभी भी हमारे वेलफेयर को इंप्रूव नहीं करती, तो ये ट्रू इंडिकेटर नहीं होगा। देन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, आपको पता है आज हम इतना अच्छा डेवलप हो गए, लेकिन आज भी हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें मनी को हम यूज ही नहीं करते। स्टिल सम सॉर्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, हम गुड्स को गुड्स के एक्सचेंज कर लेते हैं। वो जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता। भाई घर में कोई लेडी काम कर रही है, हाउसवाइफ, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई आपकी लेजर टाइम एक्टिविटी है, हम उससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो घर में कई बार हम एक्सचेंज करते हैं ना, वो बर्तन वाली आती है, वो कहती पुराने कपड़े दे दो, उसके बदले में बर्तन मैं आपको दे जाऊंगी। क्या है ये? जस्ट सॉर्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, और इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो हमारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, इनका ना रिकॉर्ड होने के कारण जीडीपी की जो वैल्यू है वो ट्रूली हमें पता नहीं लग पाती, अंडर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। क्योंकि ड्यू टू दैट जीडीपी इज अंडर एस्टिमेटेड। जो कहीं ना कहीं ये चीजें भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है ना। अब हाउसवाइफ अपने घर में काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रही है। आपके पापा को गार्डनिंग का शौक है तो वो गार्डनिंग कर रहे हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन जीडीपी में हम इसको मेजर नहीं कर पाते, और इससे उसका इट मींस दैट इज अंडर एस्टिमेटेड। तो जीडीपी की वो ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं चल पा रही, क्योंकि ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर को इंडिकेट कर रही होती है। देन एक्सटर्नलिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? दीज आर गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। सम टाइम आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका आपके ऊपर कोई अच्छा बेनिफिट इफेक्ट पड़ रहा है या बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा पड़ रहा है, आप उसके लिए चार्ज नहीं कर रहे, और बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, कोई पेनल्टी नहीं है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नलिटीज। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगा। देखो एक्सटर्नलिटीज क्या है, यू आर गेटिंग सम बेनिफिट बट यू आर नॉट पेइंग फॉर इट। आप मान लीजिए आपके पड़ोसी ने अपने घर के आगे बड़ा अच्छा गार्डन बना लिया। अब उस गार्डन में उसने बड़े अच्छे अच्छे फूल लगाए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आप उसे इंजॉय कर रहे हो, सुबह उठते ही आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ पे तो नहीं कर रहे। क्या है ये? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अभी आपने अपने घर के आगे एक स्ट्रीट लाइट लगा दी अपने घर के ऊपर। अब उस स्ट्रीट लाइट से फायदा आते जाते सब लोग उठा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वहां पे रोशनी है, लेकिन वो उसके लिए पे तो नहीं कर रहे, बेनिफिट ले रहे हैं। ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ऐसे ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। मान लीजिए आपके घर के पास कोई फैक्ट्री खुल गई, अब उस फैक्ट्री में से लगातार धुआं निकल रहा है। अब उस धुएं से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन क्या वो फैक्ट्री आपको कुछ पेनल्टी दे रही है इसके लिए? नो। तो वो क्या? बैड इफेक्ट, दैट इज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या करती हैं? हमारे वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या करती हैं? हमारे वेलफेयर को डिक्रीज करती है। लेकिन जीडीपी में हम इसको मेजर नहीं कर पाते, तो ड्यू टू दैट सम टाइम इट मे बी अंडर एस्टिमेटेड, सम टाइम इट मे बी ओवर एस्टिमेटेड। भाई मान लीजिए अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ज्यादा है, आपने उसको कम नहीं किया, इट इज ओवर एस्टिमेटेड, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ज्यादा है, वेलफेयर ज्यादा है, लेकिन आपने उसे कैलकुलेट नहीं किया, इट इज अंडर एस्टिमेटेड। तो ये भी आपने 1 मार्क में अच्छा याद रखना है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो है वो वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वेलफेयर को डिक्रीज करती हैं। तो जब हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को इग्नोर करते हैं तो जीडीपी इज अंडर एस्टिमेटेड, और जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को हम छोड़ देते हैं तो जीडीपी इज ओवर एस्टिमेटेड। तो बी केयरफुल अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है चेंज इन प्राइसेस। अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, वही है कि सम टाइम जीडीपी में इंक्रीज क्यों हो रहा है? ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। क्वांटिटी में, आउटपुट में कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं, तो हाउ कैन बी इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? प्राइस का बढ़ना कभी वेलफेयर नहीं होता। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि समटाइम जीडीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बहुत बड़ा हमारा इसका लिमिटेशन आता है। समटाइम कंट्री में क्या हो रहा है? जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उससे भी ज्यादा है।
भाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का अगर ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ रेट से तो क्या होगा? इट मींस दैट जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है गुड्स की वो कम हो जाएगी। भैया जीडीपी तो बढ़ा 5%, पॉपुलेशन बढ़ गई 10%, तो इट मींस पर हेड जो अवेलेबिलिटी है गुड एंड सर्विसेज की इट विल डिक्रीज, वेलफेयर विल डिक्रीज। तो ये इसकी अंदर लिमिटेशन आती है कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है और हमने साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उससे भी ज्यादा हो गया तो जीडीपी का जो हमारी पर हेड अवेलेबिलिटी है गुड एंड सर्विसेज की इट विल डिक्रीज। सो इट इज नॉट इन दैट केस ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। So I hope you understand the limitation of GDP. I hope we cover each and every topic of nominal GDP and real GDP and related to GDP. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आप लोगों को हर बार ये बोलूंगा अपने फ्रेंड्स को भी कहें और बाकियों को भी कहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी भी नहीं किया है और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।